आज ये हमारी सेवेंथ ग्लैंड है। आज ये हमारी सेवेंथ ग्लैंड है जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इंग्लिश में से कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड कुछ ऐसी दिखती है। ये है एड्रिनल ग्लैंड। और ये कहाँ दिखेगी? ये आपको किडनी के ऊपर दिखेगी। ये रही किडनी। अगर इसको जूम करके देखा जाए, ये इतने पोर्शन को जूम करके देखा जाए तो ये ऐसी दिखेगी। ये जो देख रहे हो आप पूरा का पूरा, ये ऐसी ही दिखेगी। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ये वाला बाउंड्री वाला, ये वाला भाग, ये बाउंड्री वाला भाग, ये पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अधिवृक्क वलकुट। इंग्लिश में से कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो मिडिल वाला, ये वाला जोन है, ये देखिए, ये पॉइंट जहाँ पे कर रही हूँ, ये वाला भाग, ये पूरा कंप्लीट, ये कहलाता है अधिवृक्क मध्यांश, यानी कि एड्रिनल मेडुला। ये अपने अलग हार्मोन स्रावित करेगा। ये मेडुला भाग भी अपने अलग हार्मोन स्रावित करेगा। इसका अलग फंक्शन होएगा, इसका भी अलग फंक्शन होएगा। लेकिन ये है किसका पार्ट? ये है किसका पार्ट? एड्रिनल ग्लैंड का ही पार्ट है। आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की एड्रिनल ग्रंथि। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती है। मतलब एक इस किडनी पर और एक इस तरफ जो किडनी होगी उसके ऊपर। ठीक है, दो, एक जोड़ी मिलेगी आपको। ग्रंथियाँ दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित है। ग्रंथियों के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश, मतलब बताया था मैंने, ये वाला भाग, ये वाला भाग, और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वलकुट कहलाता है। देखिए ये वाला येलो येलो पोर्शन। ठीक है, अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये वाला भाग अलग हार्मोन सिक्रीट करेगा, ये वाला भाग अलग हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? किसके बारे में बात कर रही हूँ? मेडुला के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये कौन से हार्मोन स्रावित करता है? इसने दो हार्मोन का नाम लिया है। इसने दो हार्मोन का नाम लिया है। एक का नाम लिया है एड्रिनलिन, या इसको ये एपिनेफ्रिन भी बुलाते हैं। एक का नाम क्या लिया है? एड्रिनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। और दूसरा का नाम है नोर एड्रिनलिन, ये दूसरा नाम है। इसका एक और नाम क्या है? नोर एपिनेफ्रिन। मतलब ये दो तरीके के हार्मोन सिक्रेट करता है। एक का नाम है एड्रिनलिन और दूसरे का नाम है नोर एड्रिनलिन। नोर एड्रिनलिन। देखिए ये कंफ्यूज भी नहीं हो गया अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन कौन सी ग्लैंड के हार्मोन है, तो देखिए अपने नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये अपने नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। बस आपको बताना ये है कि एड्रिनल ग्रंथि के भी कौन सा पार्ट सिक्रेट करेगा ये हार्मोन? मेडुला वाला, ये भाई, ये वाला भाई इसको सिक्रेट करेगा। इनके और भी नाम है ऑफिशियली भी, ये तो घर के नाम है, और भी नाम है। इसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। और इसको स्कूल में बोलते हैं नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। ठीक है, इनके भी अलग अलग फंक्शन है जो आगे आने वाले हैं। अच्छा, इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से एक और नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया गया है? ये देखिए, उसको नाम दिया गया है ये कैटेकोलमिनस। मतलब कि जो एड्रिनलिन है और जो नोर एड्रिनलिन है, उनको दोनों को साथ में क्या बुलाया जाता है? कैटेकोलमिनस। ये नाम, ये अपन को याद करना ही है। अच्छा, अब थोड़ा फंक्शन भी देख लेते हैं कि क्या क्या करते हैं। जो एड्रिनलिन है और जो नोर एड्रिनलिन है, वो कब ज़्यादा अपना हार्मोन सिक्रीट करते हैं? जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है। मतलब ये खास बात बताई गई है कि ऐसे तो नॉर्मली तो ये होते ही नहीं स्रावित। ऐसी बात नहीं है कि कोई आपातकालीन स्थिति आएगी तभी ये स्रावित होंगे। नॉर्मली भी ये स्रावित होते हैं,
बट एक ख़ास बात बताई गई है कि किसी भी तरीके का माइंड पे प्रेशर होता है या फिर कोई आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हो, तो ये हार्मोनों का स्राव होने लग जाता है संकट की स्थिति में। ठीक है, इसी कारण इसे आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फिर फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। मतलब ये खास बात कुछ देखी गई है कि ये हार्मोन तब ज़्यादा देखने को मिले हैं जब कोई पर्सन बहुत ही क्रिटिकल, कोई डेंजरस सिचुएशन में फंस गया हो। भाई सामने शेर देख लिया हो, अच्छे के हार्मोन निकल जाएंगे तब तो। ठीक है, तो ये क्या है, इसका और भी नाम क्या दिया गया है, आपातकालीन, युद्ध हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन। अच्छा, और ख़ास बात बताते हैं, ये हार्मोन सक्रियता, आँखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होना, गूज बम्प, स्वेटिंग, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एकमात्र यही नहीं है, मतलब इनके भी ये फीचर्स हैं कि ये ऐसा करते हैं। आँखों की पुतलियों को फैलाना, रोंगटे खड़े करना, किसी के डर के मारे रोंगटे खड़े होते हैं, किसी के ठंड के मारे रोंगटे खड़े होते हैं, किसी को कपकपी आती है, स्वेटिंग आदि को बढ़ाता है। होते हैं ना, आप पैनिक कंडीशन में होते हैं, बहुत स्ट्रेस वाली में होते हैं, फिर कुछ ऐसी भयानक सी चीज़ देख लेते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। तो यही कुछ कहना चाह रहा है कि खास बातें हैं ये इन हार्मोन्स की। अच्छा, दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन और हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। मतलब ये दोनों का ही लगभग सेम काम है। किससे रिलेटेड है, एक तो हार्ट से रिलेटेड है और एक है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ये दोनों की ही दरों को बढ़ाएंगे, ये दोनों की ही दरों को बढ़ाएंगे। कैटेकॉल एमीन। अच्छा, ये नाम से आप क्या समझ रहे हो, मतलब इससे पहले जो हमने हार्मोन पढ़े थे उसमें कोई के बारे में बताया था कि ये प्रोटीन का बना है, कोई बोला ये पेप्टाइड का बना है, बट एड्रेनलिन के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि ये किसका बना है। ये अमाइनो एसिड्स का बना है, अमाइनो एसिड का, हिंदी में कहा जाता है अमीनो अम्ल। याद रखना, ये इसमें दे नहीं रखा पर मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट और क्या काम है, देखो इसके फंक्शन इतने ज़्यादा हैं कि ये स्टिल आज भी हमारी मास्टर के एग्ज़ाम तक में भी आए हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये ग्लैंड और इसके हार्मोन्स। ठीक है, ये स्टिल अभी तक आ रहे हैं, हमारी मास्टर्स कंप्लीट हो गई, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, तब भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में। तो देख लीजिए, यहीं से ही आप देख लीजिए कि आपको कितना फोकस्ड होके पढ़ना है इन ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स की भी लोकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इनके हार्मोन और ये कहाँ कहाँ क्या फंक्शन कर रहे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है। मतलब आज की डेट में भी ये मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है ये एनिमल फिजियोलॉजी का। मतलब सब आपका पेट, किडनी सब साइड में जाता है, लेकिन जब हार्मोन्स की बात आती है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये बस याद करने की ही है, ये याद करना ही पड़ेगा। जो इंसान अपने आप को कनेक्ट कर लेगा इन सब चीज़ों से उसको थोड़ी कम मुश्किल होगी, पर जो कनेक्ट नहीं कर पाएगा एनिमल फिजियोलॉजी से अपने आप को, उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इस चीज़ को। और रटना एग्जामिनर को भी पता है, और रटना किसी बच्चे की बाएं हाथ का खेल नहीं है। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उनसे क्या याद करवाना है और वो क्या क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना एग्ज़ाम में साला वही आता है जो हमने पढ़ के नहीं गया होता, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि याद करने की ट्रिक ज़्यादा है इसके अंदर। तो अभी से ही आदत ढाल लो याद करने की। अब इसमें हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एक भी एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पुट अप कर देंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। एक पॉइंट ही काफ़ी है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और क्या फीचर्स हैं इस एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के बारे में। ग्लाइकोजन के विखंडन में, ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ने का काम करता है। जैसे अपन खाना खाते हैं, अपने बॉडी में खाना जाता है तो प्रोटीन अलग हो जाता है, टूटता है, विटामिन अलग हो जाता है, फैट अलग हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट अलग होता है। उसी तरह हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में भी ग्लाइकोजन होता है, हमारे खाने में भी ग्लाइकोजन होता है। तो क्या होता है, ये जो हार्मोन है ये उसका विखंडन करवा देते हैं, ब्रेक डाउन। भाई खाने में से इम्पोर्टेंट चीज़ तो निकालेगा ना, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है।
जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन टूटेगा उतना ही ग्लूकोज बढ़ेगा। अभी ग्लूकोज बढ़ गया इसका मतलब ये मत समझना कि डायबिटीज़ हो गई उसको। ग्लूकोज चाहिए ना, पीते नहीं क्या अपन ग्लूकॉन डी, इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी, खाना खाते एनर्जी आती है कि नहीं आती है? हालांकि नींद भी आती है, उसके पीछे भी हार्मोन है, बट एनर्जी आती है कि नहीं आती है? एक भूखे आदमी से लड़वाओ और एक एकदम हट्टे कट्टे पेट भरे हुए आदमी से लड़वाओ, ठीक है। अच्छा, साथ ही ये लिपिड, देखो याद रखना लिपिड आ गया, और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। मतलब अभी तक किस किस के विखंडन को प्रेरित किया है इसने? ग्लाइकोजन को पहला, दूसरा किसका विखंडन किया है? लिपिड का, ओके जी। तीसरा प्रोटीन का, ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट, अधिवृक्क वलकुट को 3 परतों में विभाजित किया गया है। जो बाहर वाला भाग था ना, बाहर वाला येलो येलो भाग था, वो वलकुट ही था, वलकुट था। उसकी भी 3 लेयर होती है। इस जो वलकुट है इसकी भी 3 लेयर होती है, इसकी भी 3 लेयर होती है। अच्छा, सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जैसे ये मान लीजिए ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ लेयर्स बना रही हूँ, ये कुछ लेयर्स बना रही हूँ। जो ये वाला इतना भाग है, ये वाला भाग, ये 3 लेयर, ये 1 लेयर, ये 2 लेयर, ये तीसरी लेयर। इसमें सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? ज़ोना रेटिकुलरिस। इस वाली का नाम है ज़ोना रेटिकुलरिस, याद रखना है इसको। मध्य परत का नाम क्या है? ज़ोना फैसिकुलेटा, मध्य वाली का ज़ोना फैसिकुलेटा, और सबसे बाहर वाली का ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। ये ग्लोमेरुलोसा, ये जो वर्ड है ना, ये किडनी में भी आने वाला है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं वलकुट की, ये जो वलकुट है इसकी मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ कि ये 3 मेम्ब्रेन से मिलके बना है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताया गया है कि ये जो लेयर है ना भाई, जो अधिवृक्क का वलकुट है, एड्रिनल ग्लैंड का जो वर्ड कॉर्टेक्स वाला भाग है, वो भी तो कोई हार्मोन सीक्रेट करेगा ना। अपन ने अभी अधिवृक्क के मध्यांश वाला तो पढ़ लिया। अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला पार्ट था, जो ये इनसाइड वाला पार्ट था, एड्रिनल मेडुला वाला, इसने 2 हार्मोन निकाले थे, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसके बारे में देखो कितना पढ़ा है अपन ने। ये पसीने आ जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों की पुतलियां फैल जाना, युद्ध वाला हार्मोन है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, लिपिड ब्रेकडाउन करेगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। अभी यही तो पढ़ा है अपन ने, किसके बारे में? इसी का तो पढ़ा था। अभी इस अकेले को, इसको क्यों छोड़ेंगे? अपन ने अभी एड्रिनल मेडुला का पढ़ लिया, एड्रिनल मध्यांश, अधिवृक्क मध्यांश के बारे में पढ़ लिया, इसके हार्मोन सब पढ़ दिए, तो अभी इसको अकेला छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। ये भी कौन कौन से हार्मोन निकाल रहा है ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जो अंदर वाली थी इसका नाम रखा था ज़ोना रेटिकुलरिस, याद हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड वाली, बीच वाली, उसका नाम क्या रखा था? ज़ोना फैसिकुलेटा। और जो तीसरी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। अब ये तीनों, या फिर यूँ कह लो ये पूरा जो वलकुट भाग है, ये जो पूरा कॉर्टेक्स भाग है, ये 2 तरीके के हार्मोन का उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित नहीं कहेंगे, स्त्राव करता है, सिक्रीशन करता है, ठीक है। सिक्रीशन तो करता है। वो पहला कौन सा है? पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है अपना मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये 2। अब इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिकॉइड। मतलब जैसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को सम्मिलित रूप से कैटेकोलमिनस कहते थे, वैसे ही इन दोनों को भी सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। यही ये कहना चाह रहा है कि अधिवृक्क वलकुट, ये वाला, कई हार्मोन का स्राव करता है जी, मान लिया, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड कहते हैं।
सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं ये। कौन कौन से हार्मोन, एक तो ये वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, नाम से पता चल रहा है कि डाइजेशन से रिलेटेड है, डाइजेशन से, उपापचय से रिलेटेड है। और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो जल या विद्युत अपघट्यों का संतुलन करता है। अभी विद्युत वो बिजली मत मान लेना, वो वाली विद्युत, आयंस होते हैं जी, वाटर एंड अपनी बॉडी में जो आयंस होते हैं ना वाटर में, उनको रेगुलेट करेगा कौन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है जी। अच्छा, हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड बड़ा भाई है और इसका भी छोटा भाई कौन है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मिनरलों ने इसको ऑर्डर दे रखा है कि बेटा तू भी यही काम करेगा, कौन सा, वाटर और जो आयंस है ना, जो विद्युत अपघट्य हैं, उनको बैलेंस रखना है बॉडी में। मैं तो कर ही रहा हूँ, तू मेरा ही तो पार्ट है, तू मेरा ही तो एग्जाम्पल है, तू भी यही काम करेगा। ठीक है, तो ये था वलकुट के बारे में। अब थोड़ा काम पढ़ ले इनका कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है, डिटेल में, थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो ग्लैंड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे अभी। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, अब देख लो इसका काम शुरू हो रहा है, अब ध्यान से सुनना है, इसका काम शुरू हो रहा है ग्लाइकोजन के संश्लेषण में। देखो संश्लेषण बोला है मैंने, तोड़ना नहीं बोला है कि तोड़ लो इसको बैठ के, ब्रेक डाउन नहीं करवा रही हूँ मैं। वहाँ पे जो नॉन एड्रेनलिन है और जो नॉन एड्रेनलिन था वो तो कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा था ग्लाइकोजन का, ब्रेक करने से तो ग्लूकोज बढ़ रहा था, बट ये यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे बना रहा है। ओके, और क्या फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, और फंक्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और क्या फंक्शन है, वसा का अपघटन और प्रोटीन का भी अपघटन। ये वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये इन एक्टिविटीज़ को करवाएंगे। और क्या करेंगे, अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करेंगे, ताकि ज़्यादा जो अमीनो एसिड्स का अब्जॉर्प्शन है ना, सेल्स ना करें। हर चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। अच्छा, कॉर्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र, वो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, उसके रख रखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। मतलब जो कॉर्टिसोल है वो ये एक्टिविटी और वृक्क वाली एक्टिविटी, इन दोनों को भी थोड़ा बहुत रेगुलेट कर लेगा। अच्छा, और क्या फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक, दो पढ़े थे ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ही चल रहा है अभी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक विशेष रूप से कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। अच्छा, प्रतिशोध प्रतिक्रिया ये क्या होती है, ये होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। मतलब कि जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करता है, किसी फॉरेन पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये उसका ध्यान रखेगी। जब कोई फॉरेन पार्टिकल चाहे से वो टॉक्सिक हो चाहे नहीं हो, वो इंसर्ट हो गया बॉडी में, अभी कोई काम का है तो भी ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और काम का नहीं है तब भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जब काम का कोई पार्टिकल अंदर आया है बॉडी में, तब ये अपना इम्यून सिस्टम ज़्यादा उस पर रेस्पॉन्स ना दे, तो ये उसको उस वक्त के लिए इनहिबिट कर देगा। मतलब कि जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो प्रतिक्रिया है ना, ये देखो यहाँ पे, उसको अवरोधित कर देगा। कि भाई कोई अच्छी चीज़ अगर बॉडी में आ रही है, कोई वैक्सीनेशन ले रहा है, कोई अच्छी चीज़ बॉडी में आ रही है, तो उसे सप्रेस ना कर दे। नेक्स्ट, कॉर्टिसोल आरबीसी कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, इसके निर्माण को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है।
एल्डोस्टेरोन मैंने क्या बताया था, एल्डोस्टेरोन किसका पार्ट है, एल्डोस्टेरोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखो यहाँ पे ये रहा, ये देखो इसका पार्ट था, इसका एग्जाम्पल था। ये क्या करते थे कि भाई साहब मेरा काम है कि जल और आयंस का बैलेंस करना, तो तेरा भी यही काम है, तू भी यही करेगा। किसका, जल का, और जो आयंस है देखो ये तो सोडियम आयन और एक पोटेशियम आयन, इसका बैलेंस रखना है। जब मैं बोलूँ तब इसको अब्जॉर्ब करना है, जब मैं बोलूँ तब इसको उत्सर्जित करना है। ये कौन ध्यान रखेगा, एल्डोस्टेरोन किसका पार्ट है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को कौन स्रावित कर रहा है, वलकुट भाग। किसका वलकुट भाग, एड्रिनल ग्रंथि का वलकुट भाग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को स्रावित करता है। उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ये रहा फंक्शन, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी एग्जाम्पल था एल्डोस्टेरोन, उसका फंक्शन ये देखो बता ही दिया कि सोडियम एवं जल के पुनः अवशोषण तथा पोटेशियम व फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। मतलब सोडियम और वाटर को तो ऑब्जॉर्ब करेगा, अगर कोई मूत्र से ज़्यादा जल या सोडियम जा रहा है तो जो एल्डोस्टेरोन है वो तो ऑब्जॉर्ब कर लेगा इन दोनों को, तो ये दोनों तो उसको पसंद है कि नहीं भाई वापस भेजो शरीर में। बट जो पोटेशियम है और जो फास्फेट है उसको बाहर निकालेगा कि बाहर जाओ। अगर मूत्र में, अगर यूरिन में एक तरफ सोडियम है, वाटर है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, तो ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इसको तो अब्जॉर्ब कर लेगा, इसको तो अब्जॉर्ब कर लेगा और इसको सिक्रीट कर देगा, इसको सिक्रीट करेगा, उत्सर्जित, इसका अवशोषण। समझ गए। अच्छा, इस प्रकार एल्डोस्टेरोन वैद्युत अपघट्यों, शरीर द्रव के आयतन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। समझ रहे हो, ये तो बहुत ही फैमिलियर टर्म है, ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बनाए रखता है कि एक सेल में कितना वाटर होना चाहिए, कितना आयन होना चाहिए। एक सेल में कितने आयन होना चाहिए, कितना वाटर। अरे भाई अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाटर या आयन होगा तो वैसे फूट जाएगी सेल, कम होगा तो वैसे सिकुड़ जाएगी सेल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको मेंटेन कौन करेगा, एल्डोस्टेरोन। देख लिया ना कितने काम का है। अच्छा, एड्रिनल वलकुट, अभी भी देखो वलकुट ही चल रहा है मोस्ट टॉपिक। एड्रिनल वलकुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, देखो स्टेरॉइड, अब ये गंदे वाले स्टेरॉइड नहीं है, ये अच्छे ही स्टेरॉइड्स हैं। ये वाले स्टेरॉइड एंड्रोजेनिक, ये वाले कब स्रावित होते हैं, एड्रिनल वलकुट है वो इस तरह के जो हार्मोन्स हैं वो कब सीक्रेट करता है, जब टीनेज लाइफ आती है बच्चों की, जब टीनेज लाइफ में एंटर होते हैं वो लोग, टीनेजर्स, यौवन अवस्था, तब जो बॉडी की जो हेयर ग्रोथ होती है ना, जो हेयर ग्रोथ, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ जहाँ मतलब चेस्ट पे, थाइस पे, मतलब पूरी बॉडी पे जब रोम आते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, ये कहीं ना कहीं ये वाला हार्मोन जो एड्रिनल वलकुट ने स्रावित करवाया है ये करता है, ठीक है। एड्रिनल वलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रवण के कारण, देखो अब ये डिजीज़ वाला पार्ट चालू हो गया। अभी तो ये क्या कर रहा था, इसने बताया कि देखिए एड्रिनल जो ग्लैंड है वो किडनी पे मिलेगी, देखिए मैं इतने पार्ट्स का बना हूँ, देखिए मैं ये वाले हार्मोन स्रावित करता हूँ। अब बात क्या आ गई कि अगर आप ये हार्मोन स्रावित नहीं करने दोगे, कोई छेड़छाड़ की मान लीजिए मेरे साथ, मेरा कम स्रवण हुआ तो क्या हो सकता है आपके साथ। जितने भी ये अपन ने ऊपर जो क्रियाविधि पढ़ी कि भाई रोंगटे खड़े कर देना, आपातकालीन स्थिति से लड़ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेसिस, वसा अपघटन, प्रोटीन अपघटन, ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये अपना काम करना तो बंद करेगा ही करेगा। साथ में और क्या करेगा, अल्प स्रवण से कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव, और क्या होगा, वीकनेस आएगी, टायर्डनेस आएगी, थकावट होगी, और ये वाला रोग एडिसन रोग कहलाता है, याद कर लेना है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, वो सारी स्ट्रक्चर का जो पार्ट्स थे वो भी पढ़ लिए,
और वो भी कौन कौन से हार्मोन का स्रावन कर रहे हैं वो भी पढ़ लिया। और अगर ये कम ज़्यादा हुआ तो कौन सा रोग हो सकता है, एडिसन रोग, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये हमने कंप्लीट कर ली अपनी एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद कौन सी अब ग्रंथि आती है, अब आती है अग्नाशयी, हमारी 8वीं। इससे पहले कितनी हो चुकी है अपनी, हाइपोथैलेमस हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड हो गई है, थाइमस हो गई है। ठीक है, कितनी सारी कंप्लीट कर ली है अपन ने। अभी एड्रिनल ग्रंथि भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अभी अग्नाशय ग्रंथि चल रही है। मतलब ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर में, अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है ये सब। अब अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अग्नाशय ग्रंथि को संयुक्त ग्रंथि भी कहते हैं। अभी जब तक अपन ने इतनी सारी ग्रंथियाँ पढ़ी, इससे पहले अपन ने 7 ग्रंथियाँ पढ़ दी है, वो सभी की सभी अंतःस्रावी थी, बट ये बहिस्रावी भी है, तभी इसको संयुक्त ग्रंथि कहते हैं। जो अंतःस्रावी थी उसकी तो खास बात पढ़ ली थी कि भाई ये नलिका विहीन होती है, नलिका की जरूरत नहीं होती है, रक्त में ही छोड़ दिए जाते हैं इसके हार्मोन। बहिस्रावी में क्या होता है, ये बहिस्रावी मतलब शरीर से बाहर, जैसे अपनी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती है क्या, जैसे अपना पसीना आता है बाहर, बाहर ही तो आता है शरीर से, तो वो भी तो एक ग्रंथि ही है, उसके एंजाइम्स बाहर निकलते शरीर से, वैसे ही अग्नाशय के भी निकलते हैं जी। अभी आगे पढ़ेंगे अपन कौन कौन है वही वैसे। अच्छा, ये अंतःस्रावी भी है, बहिस्रावी भी है, दैट्स वाई इनको कहा जाता है संयुक्त ग्रंथि। ओके, जो अंतःस्रावी अग्नाशय है वो किससे बना है, लेगरहैंस के द्वीपों से। मतलब ये जो अग्नाशय है वो जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन सी है, उन सेल्स का नाम है लेगरहैंस द्वीप, लेगरहैंस आइलैंड, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक लेगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। मतलब इनमें भी 2 तरह की कोशिकाएं मिलेगी, अल्फा और बीटा। इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, ये अलग हार्मोन निकालेगी, ये अलग हार्मोन निकालेगी। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ये कौन कौन से हैं जी। अच्छा, तो सबसे पहले है वो कौन कौन सी 2 सेल हैं, पहली है अल्फा और दूसरी है बीटा सेल। जो अल्फा सेल है वो क्या निकालेगी, ग्लूकागोन, और जो बीटा है वो क्या निकालेगी, इंसुलिन। और ये हमें याद करना पड़ेगा कि ग्लूकागोन रिलीज करने वाली सेल कौन सी है, अल्फा कोशिकाएं हैं। किसकी हैं ये, अग्नाशय जी की हैं। अच्छा जी, ग्लूकागोन है ये एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है। अभी तक जितने भी हमने हार्मोन्स पढ़े हैं या तो वो पेप्टाइड के हैं, या वो प्रोटीन के हैं, या फिर वो अमीनो एसिड्स के हैं। ठीक है, ये ग्लूकागोन क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो रक्त है, जो सामान्य रक्त, उसमें जो शर्करा का स्तर है उसका नियमन करता है कि ब्लड में और सेल में कितनी शुगर होनी चाहिए, उसको मेंटेन करेगा। ग्लूकागोन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजेनिक को अपघटन को प्रेरित करेगा। और लीवर सेल के पास जाएगा ये ग्लूकागोन, किसके पास जाएगा, लीवर सेल के पास। भाई लीवर सेल को क्या बोलेगा कि जी फटाफट आप ग्लाइकोजन है ना, ये जो ग्लाइकोजन है इसका ब्रेक डाउन करवाओ आप। इसका ब्रेक डाउन होएगा तो क्या होएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। यही तो ये चाहता है जनाब, यही ये चाहता है। फिर इसके फलस्वरूप रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। देखो यही तो ये चाहता था कि फटाफट लीवर सेल के पास जाएगा भाग के, कि बोलेगा जी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन शुरू करो आप, ताकि अपन ब्लड में शुगर बढ़ा ले। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो ग्लूकागोन है वो ब्लड में क्या बढ़ाता है, शुगर। शुगर नहीं बोल रहे तो ग्लूकोज बोल लो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा लेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, वही ग्लूकोजन बनाने को ही। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, और जेनेसिस का मतलब होता है बनाना। अभी यहाँ पे जेनेसिस का वर्ड आया, मतलब बन रहा है, और मैं लाइसिस बोलती तो ग्लूकोनियोजिनोलाइसिस, तब टूट रहा है।
अच्छा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। अरे जी, रक्त में, ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ा रहे हो तो उस वक्त इसे क्या कहा जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है इस वक्त अभी। और ये खाना खाने के बाद ही देखा जाएगा आपके, क्योंकि खाने में से ग्लूकोज तो आएगा ही ब्लड में। ठीक है। ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है। मतलब कि ये जो ग्लूकोज का लेवल है ना, ये ब्लड में ही बढ़ाएगा। शर्त है इसकी, सेल में नहीं बढ़ाएगा। यहाँ पे ये सेल भी तो है, यहाँ पे ये ब्लड जा रहा है सेल के बाजू से, तो ये क्या करेगा? ग्लूकागॉन ये ग्लूकोज को ब्लड में ही बढ़ाएगा, सेल में जाने नहीं देगा। ये काम करता है भाई, नहीं जाने देगा। अतः ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। अच्छा, अब ग्लूकागॉन भाई की बात कर ली, जो अल्फा कोशिकाएं निकाल रही थी। अभी इंसुलिन को भी तो वेटेज देना ही पड़ेगा, जो कि बीटा सेल निकालती है। किसकी? लेगरहैंस की। ये किसकी है? लेगरहैंस, अग्नाशय की। अच्छा, इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। ये लो जी, ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है, ये है प्रोटीन का। ये क्या करेगा? अब इसका काम क्या आ गया कि ये थोड़ा कंट्रोल करवाएगा कि रुक भाई रुक, ग्लूकागॉन को थोड़ा सा, कि तू तेरी जितना काम कर रहा है ना, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा हिसाब से, मेरे हिसाब से। ये क्या करेगा? इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट एडिपोसाइट का कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण को उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज स्थिरता से रक्त हिपेटोसाइट तथा एडिपोसाइट में जाता है तथा रक्त शर्करा का स्तर कम, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। मतलब ये फंक्शन किसका बताया था मैंने? ये फंक्शन मैंने बताया था ग्लूकागॉन का। ये क्लियर हो गया था क्या? कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ानी, बट सेल में नहीं बढ़ानी। ये काम किसका था? ग्लूकागॉन भाई का। बट इंसुलिन जी का क्या काम है? ये थोड़ा सा इसके अगेंस्ट में है। ये ग्लूकोज ब्लड में कम कर देगा। ब्लड ये स्ट्रीम जा रही है, मान लीजिए ब्लड की सेल जा रही है, तो ब्लड में ये ग्लूकोज कम करेगा, लेकिन ये जो सेल है इसमें ग्लूकोज बढ़ाएगा। बस इतना ही। अब ये सेल का नाम यहाँ पे दे दिया है कि ये सेल कौन कौन सी है। ये सेल है, एक तो हिपेटोसाइट और दूसरी है एडिपोसाइट। एक है हिपेटोसाइट, दूसरी है एडिपोसाइट। एक है हिपेटोसाइट, दूसरी है एडिपोसाइट। और बोलूँ, पहली ये कौन सी होती है? या तो ये हिपेटोसाइट हो सकती है, या दूसरी एडिपोसाइट हो सकती है। यहाँ पे ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, यहाँ पे ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। अभी क्या हो रहा था? ग्लाइकोजन टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था? जो ग्लूकागॉन है वो ग्लाइकोजन को तोड़वा रहा था, बट इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजन को बनवाता है कि भाई बनाओ, ग्लूकोज नहीं चाहिए भाई, ब्लड में नहीं चाहिए ग्लूकोज इतना, आप बनाओ। अच्छा, ये जो ब्लड में ग्लूकोज कम कर दिया, तो इसको अब क्या कहा जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा होना, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा था, यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा था। अब यहाँ पे क्या आ गया? हाइपोग्लाइसीमिया। फ़र्क क्या हुआ? यहाँ पे ब्लड शुगर ज़्यादा था, यहाँ पे ब्लड शुगर कम था। ठीक है। अब क्या है? लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया, अगर लंबी अवधि तक ये प्रोसेस चली जा रही है, इंसुलिन का दबदबा कम हो रहा है, तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। अच्छा, मैंने डायबिटीज इंसिपिडस भी बताया था। वो किसकी वजह से हो रहा था? वो हो रहा था कहीं ना कहीं पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से, क्योंकि वो अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसमें भी कौन? एडीएच। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब बात आ गई है अग्नाशय की, यहाँ पे आ गई है हाइपरग्लाइसीमिया की बात। तो यहाँ पे क्या हुआ? डायबिटीज़ मेलिटस, मधुमेह रोग, ये होता है मधुमेह रोग। और वो था कौन सा था? वो उधर में था। इसमें क्या होएगा कि आपके जो यूरिन है ना, उसमें शुगर आने लग जाएगा, जो कि बहुत टॉक्सिक है। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज़ के निर्माण से जुड़ी है। मधुमेह
के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया गया है। मतलब खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन खाओ। तो ये था किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली किससे मिलके बना है। हमने ये भी पढ़ लिया कि हार्मोन कौन कौन से निकाल रहे हैं, अल्फा सेल कौन सा निकाल रही है और बीटा कौन सा निकाल रही है। और हमने लास्ट में जाके देखो बीमारी पढ़ ली। मतलब हर ग्लैंड का काम, फंक्शन, स्ट्रक्चर, हार्मोन और उसका काम और उनकी बीमारियां सब में लिखा हुआ है और सबको याद करना ही करना है। इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू मेमोराइज। आपको करना ही पड़ेगा। आप जितना इजीली इसे अपने से कनेक्ट कर लोगे तो उतना तो आसान हो जाएगा, वरना टफ तो हर ही चीज़ है और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है।